अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। कल हमने किया था, आज हम उसको दोबारा कर लेंगे। अच्छा, तो पहले मैं सबसे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, एंडोप्रोटोजोल थेरेपी या एंडोप्रोटोजोल ड्रग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें से 3-4 जो मेन क्लासेस है उसको हम पढ़ेंगे। कम से कम एक प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर हम टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, या अगर आप लोगों के पास खुद टाइम है तो आप लोग पढ़े। कम से कम हर एक से अमीबियासिस से, मलेरिया से, हम कम से कम ट्रोपोसोनियासिस से, जर्डिया से, इन सारों से हम एक ड्रग कम से कम पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा अगर आप लोग के पास टाइम है या हमारे पास टाइम मिला तो हम पढ़ लेंगे। प्रोटोजोल इन्फेक्शन जो है, इसमें सबसे जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले है या जो डायरिया टाइप है, उसमें से सबसे कम जो है एमबीएसिस है। आवाज़ आ रही है सही? आवाज़ सही आ रही है? 70 अपना माइक ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए। 70। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, तो उसमें से प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में जो कॉमन है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले में, उसमें सबसे एम्बियासिस है या डायरिया एंड डायसेंट्री है। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं, क्लोरोक्वीन, डाइहाइड्रोइमिटीन, इमिटीन, आयोडोक्विनोल, मेट्रोनिडाजोल, पैरामोमाइसिन, ये सारे टिनाडिजोल, ये सारे यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें से हम पढ़ेंगे मेट्रोनिडाजोल। अच्छा, इसको हम जब डिवाइड करते हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स एटसेट्रा वगैरह। लेकिन जो सबसे कॉमन है एम्बियासिस के लिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन की, कौन से साइट ऑफ एक्शन पे ये कौन सी जगह पे ये एक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स है, एक है लुमिनल या लोकल, और दूसरा जो है सिस्टमिक। या एक वही है जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टिनल डोमेन में एक्शन करता है, दूसरा वही है जो टिश्यूज के लेवल पे एक्शन शो करता है। और तीसरा है इन दोनों की कम्बिनेशन की। कोई ड्रग ऐसा भी है कि ये दोनों कम्बिनेशन वाला काम जो है मतलब लोकली लुमिनल साइड पे और टिश्यू लेवल पे अपना एक्शन शो कर रहा है। मोस्ट कॉमनली जो ये होता है, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका इनमें सबसे कॉमन है। बाकी इकोलाई वगैरह से भी हो सकती है, और भी हिस्टोलिटिका के एंटामीबा के स्पीशीज से हो सकती है। हिस्टोलिटिका नहीं, एंटामीबा के और भी स्पीशीज से हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जिससे डाइसेंट्री होती है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, कल एक और बंदे ने पूछा था कि मैंने चूंकि बताया था कि डायरिया डिसेंट्री में फ़र्क ये है, बल्कि आप लोगों के आपके क्लास फेलो में किसी ने बताया था कि डायरिया एंड डिसेंट्री में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो लूज टूल होती है विद वाटरी कंटेंट, मोर वाटरी कंटेंट, दैट इज डायरिया, और जब उसके साथ ब्लड हो तो देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्री। उन्होंने ये क्वेश्चन राइज किया था कि
अगर इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग वगैरह होती है तो इसको सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए ठीक क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि ड्रग दे दे। तो उसको मैंने देख लिया है। इसका सिंपल आंसर ये है कि दिस इज़ लाइक इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, नॉट अ सीवियर ब्लीडिंग इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है जिसको ड्रग के ज़रिए ही ट्रीट किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि बजाय इसके सर्जिकल प्रोसीजर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द स्मॉल ब्लीडिंग। ओके, जो ड्रग को आसानी से ट्रीट हो सकता है। अच्छा, लुमिनल वही है जो सिर्फ इंटेस्टाइनल लुमिन पे एक्शन शो करता है। सिस्टमिक वही है जो अपना एक्शन जो है शो कर सकता है इनटू द लिवर टिश्यूज और अदर टिश्यूज। मिक्स्ड वही है जो दोनों पे अपना एक्शन शो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दो पॉइंट्स यहाँ पे भी थे इन डॉक्टर शमीम में। अच्छा, इन्होंने भी 2-3 पॉइंट लिखे हैं, मैं वो भी डिस्क्राइब कर लूँ। ये एमीबियासिस इस स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर। यस सर। ओके, डॉक्टर शमीम ने दो काइंड ऑफ डिफिनीशन लिखा है। इट इज इन्फेक्शन, एमीबियासिस का डिफिनीशन लिखा है, इट इज एन infectious disease caused by Entamoeba histolytica. It may produce ulceration of the large intestine and also abscess of the liver and rarely other organs. Okay, basically ये produce करता है ulceration या inflammation या infection in the intestine. Okay, और क्लिनिकल फीचर की जब हम बात करते हैं, एन एक्यूट स्टेज विद फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ मोशन containing blood and mucus and accompanied by the abdominal pain and trismus. Okay, a chronic stage in which the symptoms may entirely disappear and diarrhea may even give place to constipation. This is then rare case of the irritable bowel syndrome or Crohn's disease वगैरह जो नहीं सुने होंगे। Anyhow, ड्रग का क्लासिफिकेशन इन्होंने भी यही दो दिए हैं। Coming back to metronidazole. Metronidazole is basically a nitroimidazole. Okay, a nitroimidazole is the mixed amebicide of choice for treating amoebic infection. ये mixed type of drug है, means इसके action both locally and systemically, means both it can action both at the luminal level and at the tissue level, liver. Metronidazole is used in the treatment of infection caused by Giardia, Limbia, Trichomonas vaginalis. ये बल्कि क्लिनिकल यूजेस हम यहाँ से पढ़ते हैं, बल्कि क्लिनिकल यूजेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड इन द एमीबियासिस। वो अगर माइल्ड हो, सीवियर हो, मॉडरेट हो, जो भी हो, इसमें केस में ये यूज होता है, एमीबियासिस में होता है, हेपेटिक एब्सिस में होते हैं, और एमीबोमा अगर सारे ब्लड में भी अमीबा चले जाए तो इस केस में भी यूज होता है। सिंपल इज दैट इट इज यूज्ड इन एमीबियासिस। ओके, दूसरा यूरोजेनिटल trichomoniasis. This is a sexually transmitted disease caused by trichomonias, एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से यूज होता है, काज होता है, बट एक्चुअली दिस इज अ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। या ट्राइकोमोनियासिस, यूरोजेनिटल अगर हटा ले इसको सिंपल ट्राइकोमोनियासिस, जो भी आप प्रोनाउंस कर दिया है, बहरहाल मेरे लिए ये थोड़ी मुश्किल है। ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनियासिस जो है, जो भी आप बोलते हैं, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जियार्डियासिस इज अ डायरियल डिजीज, एक और बैक्टीरिया जियार्डिया की वजह से होती है। बेसिकली
लेकिन सिमिलर टू द डायरिया। ब्लेंटिडाइडियासिस जो ब्लेंटायोसिस भी इसको बोलते हैं, SIS की जगह ISIOS। दिस इज आल्सो अ डायरियल डिजीज, ओके, और प्रोटोजोआ की वजह से होती है, अनदर टाइप ऑफ प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। गार्डिनेला या गार्डिनेरिया जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहरहाल दिस इज a sexually disease vaginalis, okay. Gardnerella vaginalis is a sexually transmitted disease, इसके लिए भी यूज होते हैं। It is also caused by the protozoa और smear और खराब टाइप स्मेल जो है सेक्सुअल ऑर्गन से शुरू होती है in this case. Anaerobic expansion, pagidinic leg ulcer is a skin disease, okay. Acute ulcerative gingivitis is gingiva आपकी माउथ की जो है गम्स की इन्फ्लेमेशन है। Cancrum oris is also a skin disease, tropical disease. Decubitus ulcer is basically a wound, okay, ये wound है। तो इन सारे इन्फेक्शन में या इन्फ्लेमेशन में which is caused by a protozoa और प्रोटोजोअल डिजीज, ये सारे प्रोटोजोअल डिजीज है, इनके लिए ये यूज होता है। अच्छा, मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, मैकेनिज्म इसका डिटेल से स्टडी नहीं हुआ है, लेकिन सिंपल इज दिस वन इज द सिंपल। गाइटन ने कैटसन ने सबसे सिंपल दिया है, लेकिन तीनों में एक जैसा ही तकरीबन दिया होता है कि क्या होता है, the nitro group of the metronidazole is chemically reduced in the anaerobic bacteria and sensitive protozoa। ये प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है इस ड्रग के साथ, बेसिकली इस ड्रग को रिड्यूस करता है, इनटू रिड्यूस फॉर्म में लेके आता है। इसका जो नाइट्रो ग्रुप है उसको रिड्यूस करता है, और जब उसको रिड्यूस करता है दैट एक्ट एज अ रिडक्टिव प्रोडक्ट। जिस तरह रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, रिएक्टिव रिडक्टिव स्पीशीज होता है जो डैमेज प्रोड्यूस करता है सारे टिश्यूज को, इवन दैट इज लाइक अगर ह्यूमन टिश्यू है और अगर बैक्टीरियल टिश्यू है। तो इन दिस केस ये है कि प्रोटोजोआ की जो एंजाइम्स है, प्रोटोजोआ की एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द रिड्यूस प्रोडक्ट, रिएक्टिव प्रोडक्ट, रिड्यूस रिडक्टिव प्रोडक्ट। और वो क्या करता है, वो एंटी प्रोटोजोअल और एंटी बैक्टीरियल एक्शन के लिए अवेलेबल है। लिपन कार्ड ने थोड़ी डिटेल से दिया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। एमीबास, ओके, एमीबास या एमीबास जितनी भी अमीबा हैं, दे पोजेसेस pyridine like low redox protection electron transport protein that participate in the metabolic electron removal reaction. The nitro group of the metronidazole is able to serve as electron receptor, forming reduced cytotoxic compounds that binds to proteins and DNA, resulting in death of the entamoeba histolytica tropozoites, okay. Within sensitive protozoal cells, the nitro group of the metronidazole is chemically reduced by pyridoxine, and the reduction product appears to be responsible for killing organism by reacting with various intracellular macromolecules, okay. ये क्लियर हो गया किसी को या नहीं? जिसको क्लियर हो गया कोई बंदा बता सकता है या मैं पूछ लूं? अच्छा, 70 उबैद, आपको मेरी आवाज आ रही है? 70 उबैद, 71, 51, यस सर। 51, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी, मैकेनिज्म जो मैंने बताया एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स का सारी मेट्रोनिडाजोल का, इसकी समझ आई या नहीं? जी सर आ गई। अच्छा, आप जरा बताइए मैंने किस तरह बताया?
सर ये आपने बताया कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है मेट्रोनिडाजोल का, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ओके ये रिड्यूस हो जाए, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इसको रिड्यूस कर देता है, जो कि ओके रिएक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोटोजोआ को किल कर देते हैं बाद में। ओके वेरी गुड ओके दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओके ज़्यादा डिटेल से ये स्टडी नहीं हुआ है कुछ लोगों ने ये एंजाइम वगैरह बनाते डिस्क्राइब किए हैं मैंने 3-4 जगह से की है इसके अलावा और जगह से कि ये पैराडॉक्सिन वगैरह इनको रिड्यूस करते हैं बड़ा सिंपल इज दैट कि जो भी एंजाइम है या जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको रिएक्टिव रिडक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है रिएक्टिव रिड्यूस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ओके कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और उस कंपाउंड की उसको क्या करते हैं उसको रिएक्टिव स्पीशीज बोलते हैं जब ये कंपाउंड रिड्यूस हो जाते हैं खुद तो इनको रिएक्टिव स्पीशीज बोलते हैं ये रिएक्टिव स्पीशीज can kill any organism okay any microbial or it can kill even the human cells लेकिन यहाँ पे चूंकि ये प्रोटोजोल मॉलिक्यूल जो है उसको रिड्यूस करते हैं तो इसलिए उसको किल करते हैं लेकिन नॉर्मली जो हमारे हेपेटाइटिस वगैरह में आप लोगों ने सुने होंगे या अगर नहीं सुना तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ हेपेटाइटिस या सीरोसिस जो हो जाता है उसकी एक वजह ये भी है कि रिएक्टिव स्पीशीज जैसे मेटल्स वगैरह चले जाते हैं हमारे लीवर्स में या हेवी मेटल जो है जैसे कोबाल्ट हो गया वगैरह ये सारी चीज़ें कोबाल्ट हो गया ये हेवी मेटल जो है ये किस तरह लीवर डैमेज काज करते हैं कि दे आर आल्सो एक्टिंग एज रिएक्टिव प्रोडक्ट्स ओके रिएक्टिव स्पीशीज के तौर पर काम करते हैं एंड दीज रिएक्टिव स्पीशीज किल और डिस्ट्रॉय द सेल्स ओके ये कि सेल्स को किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं इन दिस केस मेट्रोनिडाजोल के केस में क्या करता है नाइट्रो ग्रुप्स को चेंज करता है रिड्यूस करता है तो वो रिएक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टिव रिड्यूस कंपाउंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दीज रिएक्टिव रिड्यूस प्रोडक्ट कैन किल द प्रोटोजोआ ये प्रोटोजोआ को किल कर सकते हैं समझ आ रही है 84 84 मुझे अपना माइक ऑन कीजिए रिप्लाई कीजिए 84 कौन है यस सर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ आया यस सर अच्छा 82 है 82 आज अवेलेबल नहीं है अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ ओके काइनेटिक्स इसकी सिंपल ही है कि इट इज वेल एब्जॉर्ब ओरली जब हम देते हैं मेट्रोनिडाजोल को या टिनाडिजोल को टिनाडिजोल की ये एक्चुअली ब्रांड नेम की वजह अवेलेबल है यूएसए में और ऑलमोस्ट मेट्रोनिडाजोल है मेट्रोनिडाजोल एंड टिनाडिजोल आर रेडीली एब्जॉर्ब्ड and permeates all tissue by simple diffusion orally जब हम देते हैं उसके से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और सारी टिश्यू में वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन rapidly approach extracellular level peak plasma concentration are reached in 2 to 3 hours protein binding both drug is low okay metronidazole है या tinidazole है बहुत जो है मिनिममली या 10 to 20% प्रोटीन के साथ अटैच होता है प्रोटीन में प्लाज्मा प्रोटीन ओके द हाफ लाइफ ऑफ द अनचेंज्ड ड्रग इज 7.5 आवर पर मेट्रोनिडाजोल एंड 12 to 14 पर टिनाडिजोल और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के ज़रिए और इसके अलावा
इसके अलावा और 6 ये कम्बिनेशन में आयोडोक्विनोल पैरामोमाइसिन उनके साथ कम्बिनेशन में भी दे देते हैं, जिसकी एफिकेसी 90% है। बहरहाल वो ड्रग्स आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। थेराप्यूटिक लेवल्स कैन बी फाउंड इन द विजनल एंड सेमिनल फ्लूइड्स, सरेवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सारे फ्लूइड्स जो है, सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन द हेपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द मेट्रोनिडाज़ोल साइड चेंज by the mixed function oxidase followed by the glucuronidation। अच्छा, इसके अलावा 2 और पॉइंट है कि पिनोबार्बिटाल के साथ इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इन्हेंस होता है, और सिमेटिडीन के साथ इसकी डिक्रीज हो जाती है एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन इसकी डिक्रीज हो जाती है सिमेटिडीन के साथ। एब्जॉर्प्शन नहीं, सारी जो है प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है सिमेटिडीन के साथ, प्रोलॉन्ग्ड। अच्छा, बस यही है। सिक्सटी टू 62 आपको मेरी आवाज आ रही है? फिफ्टी 55। यस सर, आ रही है आवाज जी, समझ आ गई आपको? आप फरहान, यस सर। काइनेटिक्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया? 2-3 बातें उसमें से बताया आप। फरहान, 2-3 बातें फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, मेट्रोनिडाज़ोल के काइनेटिक्स के बारे में बताइए। 58, आपको मेरी आवाज आ रही है? 61 नहीं है ना? 64, 65 भी नहीं है। 66, 64, 66 दोनों में कोई भी रिप्लाई कीजिए। अच्छा, 66, 64, 67, 68 नहीं पूछने से पहले ही लीविंग। 67, 73, यस सर। सर 64 कौन है? शफकत अली। कौन? शफकत अली। शफकत अली। ओके, शफकत अली, आप मुझे काइनेटिक्स के बारे में बताइए कि काइनेटिक्स के बारे में, मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में मैंने क्या क्या बोला? सर ये और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रैपिडली और कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है। सेकेंडली इसको जब पेनाबार्बिटोल को जब इसके साथ देती हैं तो जो इसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है। ओके,
और सेमीटेडिन जो है वो उसको जो प्लाज्मा हाफ लाइफ को कम कर देता ताकि ये उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग कर कर देता देता है। ओके है सर, तो प्रोलॉन्ग कर देता है। और सेकंडली सर ये जो 90% जो जब इसकी पी प्रोटीन के साथ मिलता है तो ये 10 to 20% अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके। और अच्छा, मेटाबॉलिज्म इसकी कहाँ पे होती है? सर मेटाबॉलिज्म की वो हेपेटिक सेल्स में होती है। ओके, वेरी गुड। ग्लूकोरोनिडेशन स्टेप के जरिए मेनली इसकी होती है। अच्छा, अ, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अवेलेबल है या नहीं है? वहाँ तक पहुँच सर जाता ये है या नहीं? जब इसकी जब अब्जॉर्ब कंप्लीटली ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसका पहुंच जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल फ्लूइड्स। ओके, और एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के जरिए यूरिन होते हैं। ठीक है। यस ओके सर। ओके, गुड गुड। थैंक यू सर। ओके, already absorbed 64 ने रिप्लाई किया, 66 ने रिप्लाई किया। ओके, अभी ज्वाइन किया लेकिन आप रिस्पांस तो कर लिया करें ना। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो नाजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह, ये इसके सीवियर जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप वो है इफेक्ट है, ये है। इसके अलावा दो और चीज़ें इसके साथ बहुत कॉमन है। एक है मेटालिक टेस्ट इन द माउथ और दूसरा है डाइसल्फाम लाइक इफेक्ट। ओके, डाइसल्फाम लाइक इफेक्ट, मेटालिक टेस्ट आप जानते हो। डाइसल्फाम लाइक इफेक्ट इज सल्फराम एक्चुअली द ड्रग विच इज़ गिवन फॉर द अल्कोहल विड्रॉल, और उसमें से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। डिजीनेस, हैंगओवर टाइप इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हैंगओवर टाइप ऑफ इफेक्ट इज आल्सो अवेलेबल विद मेट्रोनिडाजोल। ओके, न्यूरोटॉक्सिसिटी वगैरह ये जो है ये पहले कंसिडर करते थे कि बहुत सीवियर इफेक्ट है, लेकिन अभी दीज आर वेरी रेयरली अब्जॉर्ब्ड इफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इनको अगर आप लोग ना निकले भी तो तब भी काफ़ी है। बेस वैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी, डिजीनेस, वर्टिगो, साइकोसिस ये वगैरह ये है इसकी। रेजिस्टेंस इसकी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में है, और दैट इज़ थ्रू द इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग। ओके, वो इनएक्टिवेशन के ज़रिए से होती है। अच्छा, डोजेज इसकी 400 to 800 मिलीग्राम 3 times daily for 5 days it can be given. ओके, अच्छा, इसमें से ये दूसरे ड्रग्स जो है चलो इसको मैं शॉर्टकट यहाँ से कर देता हूँ। जैसे आप डिटेल से कैडजंग वगैरह या इवन उससे भी पढ़ सकते हो। लुमिनल एमिबिसाइड जो है ये यूज़ होता है जब लोकली इफेक्ट रिक्वायर्ड हो इन डाइसेंट्री, ओके, या डायरिया या जर्डियासिस वगैरह, वही सारे क्लिनिकल यूजेस हैं ऑलमोस्ट जो हम यूज़ करते हैं मेट्रोनिडाजोल के लिए, स्पेशली एमीबियासिस, जो एमीबियासिस यूजेस है। ट्राइकोमोनियासिस वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि दैट केस इट नीड टू
शो द सिस्टमिक इफेक्ट। ओके, उसको सिस्टमिक इफेक्ट के लिए ज़रूरत है, लेकिन जो अमीबियासिस टाइप यूजेस है उसके लिए सारों के लिए है। दिस इज कॉल्ड luminal amoebicides। ओके, और इसमें से जो कॉमन है आयोडोक्विनोल और आयोडोक्विनोल, डाइलेक्साक्सिन, फोरेट, पैरामोमाइसिन। ओके, ये सारे इसमें है। Iodoquinol is a halogenated 8-hydroxyquinone is amoebicidal against Entamoeba histolytica and is effective against the luminal trophozoites and cyst form. Adverse effect of iodoquinol include rash, diarrhea, and dose-related peripheral neuropathy, including a rare optic neuritis. Long-term use of this drug should be avoided. Okay, पैरामोमाइसिन जो है, पैरामोमाइसिन is an aminoglycoside antibiotic, is only effective against the intestinal forms of Entamoeba histolytica because it is not significantly absorbed from the gastrointestinal tract. Paramomycin is directly amoebicidal and also exerts its anti-amoebic action by reducing the population of the intestinal flora. It is also as alternative agent for the cryptosporidiasis and giardiasis. Okay, gastrointestinal distress and diarrhea are the principal adverse effect. बाकी कोई इसमें से खास नहीं है। और एक पॉइंट और कि ये दोनों जो है मोस्टली कॉम्बिनेशन में देते हैं मेट्रोनिडाजोल के साथ या टिनाजिडोल के साथ भी। अच्छा, फोर्टी एट आपको मेरी आवाज आ रही है? 17 20 आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। लुकमान, ये सर आ रही है। अच्छा हमीद, अच्छा आप ये बताइए कि ये मैंने बता दिया ना, मेट्रोनिडाजोल जो सिस्टमिक और लोकली दोनों एक्शन कर रहे हैं, और फिर मैंने आयोडोक्विनोल और पैरामोमाइसिन के बारे में बताया। तो क्लिनिकल डिफरेंस, क्लिनिकल यूजेस के बारे में मैंने बताया कि ये यूज होता है, सिवाय इसके यूज नहीं होता, बाकी चीज़ों के लिए यूज होता है। तो इसकी समझ आई या आप मुझे रिपीट कीजिए मैंने क्या बताया? हमीद, जी जी सर समझ आई। अच्छा तो आप रिपीट कीजिए मैंने क्या बताया। लुकमान 46 आप बताइए। फोर्टी 20 46 17 20 46 47 48 बताइए। कादिर है? कादिर सर ये जो लास्ट में आपने बताया उसकी समझ नहीं आई, ल्यूमिनल एमिबेट।
अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं उसके पहले वाले 2 पॉइंट सर। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सही है। मैंने ये बताया कि इस क्लास में जो ए है, ओके, उसमें आयोडोक्विनोल और पैरामोमाइसिन है। ये जो है ये लोकली एक्शन कर देते हैं, लोकली इंटेस्टिनल लुमिना में, बजाय इसके कि ये सिस्टमिक एक्शन करते हैं। इसकी क्लिनिकल यूजेज जो है वो सेम है। ये तमाम टाइप के एमीबियासिस जो है, जियार्डियासिस जो है, उसके लिए यूज होता है, सिवाय उसके लिए ट्राइकोमोनियोसिस के लिए। ट्राइकोमोनियोसिस क्या है? वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, विजिनाइटिस टाइप डिजीज है, उसके लिए यूज नहीं होता क्योंकि दिस इज नॉट एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, ये ओरली कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उन डिजीजेस के लिए यूज नहीं होता। बाकी जो अमीबियासिस की जितनी भी टाइप्स हैं उन सारों के लिए ये यूज होता है, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस लोकल एक्शन। ओके, इट कैन प्रोड्यूस लोकल एक्शन इन द where it can produce local action in the intestinal lumina। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल लुमिना या इंटेस्टिनल लुमिना जो है आप बोलते हैं, सही है। हमीद, आपको समझ आ गई इस पॉइंट की? हमीद? यस सर, मुझे थोड़ी आई सर, बीच में 2 मरतबा कॉल आई थी, इस वजह से थोड़ा मैं कंफ्यूज। आप मोबाइल ऑफ कर लिया करें ना, कॉल ना करें। अभी समझ आ गई? अभी समझ आई है? मैं रिपीट कर लूं? सर एक बार रिपीट करें ये लास्ट वाला पॉइंट जो आपने अच्छा, कहा था, क्योंकि ये शॉर्ट ट्राइकोमायोसिस क्वेश्चन में जो शॉर्ट नोट होते हैं पेपर में, उसमें मैं इसी तरह की डिफरेंस पूछूंगा, सही है। क्योंकि जाहिर है मैं जो है ये लुमिनल इंटेस्टिनल लुमिनल की जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, उस पे तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लेके आ सकता ना, शॉर्ट नोट लेके आ सकता हूँ। तो मैं सिंपल आपसे ये पूछूंगा कि इनके सिस्टमिक के साथ या मेट्रोनिडाजोल का डिफरेंस क्या है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो है इसका डिफरेंस मेट्रोनिडाजोल या अटीनाडिजोल के साथ क्या है कि वो जो है वो अपना एक्शन शो करता है सिस्टमिक। दिस शोज इट्स एक्शन ओनली इन द इंटेस्टिनल लुमिना। ये सिर्फ इंटेस्टिनल लुमिना पे अपना एक्शन शो करता है। दूसरी बात ये है कि क्लिनिकल यूजेस की जब हम बात करते हैं तो वो ये डायरिया की जितनी भी टाइप है, एमीबियासिस की जितनी भी टाइप्स है, जियार्डियासिस है, एमीबियासिस है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उनके लिए ये यूज होता है। एमीबियासिस की जितनी भी टाइप्स हैं उन सारों के लिए ये यूज होता है, एक्सेप्ट उसका जो यूज था, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था प्रोटोजोआ की वजह से, ट्राइकोमोनियोसिस जो था, ट्राइकोमोनियोसिस क्या था, मैं दोबारा लेके आता हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, मैं लेके आता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर। ओके, ये जो है, ये जो मैंने हाईलाइट की, यूरोजेनिटल ट्राइकोमोनियसिस, इसके लिए यूज नहीं होता, बाकी एमीबियासिस माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, इसके लिए यूज होता है। अमीबोमा के लिए जियार्डियासिस के लिए यूज होता है, ब्लेंटियार्डियासिस के लिए वो यूज होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन अमीबियासिस की जितनी भी टाइप्स है इन द इंटेस्टिनल लुमिना, उन सालों के लिए ये यूज होता है। सही समझ आ गई? फरहान, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, और ये कम्बिनेशन में भी दे देते हैं, ये जो है कम्बिनेशन में भी दे देते हैं, किसके साथ? जो इमिटीन है, डाइहाइड्रोइमिटीन है या मेट्रोनिडाजोल है, उनके साथ ये कम्बिनेशन में भी देते हैं। और जब ये कम्बिनेशन में भी देते हैं तो इनका एक्शन काइंड ऑफ डुअल एक्शन हो जाता है, लोकली भी एक्शन करता है, सिस्टमिकली भी फिर एक्शन करते हैं। पैरामोमाइसिन लोकली एक्शन करता है, मेट्रोनिडाजोल सिस्टमिक एक्शन करता है, तो इसका एफिकेसी 90% से ज़्यादा हो जाता है। सही है, ये पॉइंट था कि ये ट्राइकोमोनियासिस वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता, बाकी के लिए यूज़ होता है।
लुकमान अभी क्लियर हो गया? जी सर। ओके ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मज़ीद जो है क्लोरोक्वीन, डाइहाइड्रोइमेटीन, ये सिर्फ सिस्टमिक एक्शन शो करते हैं और ये छोटे छोटे हैं, आप पढ़ लें, आप पढ़ लें। हम आते हैं उसकी तरफ, मलेरिया की तरफ। Malaria is an acute infectious disease caused by the four species of the protozoal genus Plasmodium. Plasmodium के 4 स्पीशीज की वजह से काज होती है, जो फीमेल एनाप्लिस जीनस है, एनाप्लिस जीनस है, उसकी वजह से होती है, लेकिन उसमें स्पेशली फीमेल एनाप्लिस जो है उसकी वजह से काज होती है। उनमें से प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और एक और है प्लाज्मोडियम ओवेली। ओके, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेली। इन चारों की और 5वां भी दिया गया है लेकिन केडजंग में, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये 4 है, बल्कि उसको भी मैं थोड़ा ढूंढ लूँ कि वो 5वां उन्होंने कौन सा दिया है। मैंने पढ़ा था केडजन में, एक मिनट। अच्छा, this one. Plasmodium novelsi is primarily pathogen of the monkey but has recently been recognized to cause illness including severe disease in human in Asia. ये है, लेकिन बहरहाल ये 4 स्पीशीज जो है ये मोस्ट कॉमनली कंसिडर होती है मलेरिया की, और उसमें भी वो फीमेल। कोई भी ये बता सकता है ये फीमेल क्यों काज कर सकती है? और क्योंकि ये मलेरिया आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फीमेल मॉस्किटो क्यों काज कर सकती है और मेल मॉस्किटो जो है क्यों काज नहीं कर सकती? एनीबॉडी? सर ये फीमेल कैरियर तो मेल क्यों कैरियर नहीं होता? कैरियर तो होता है, मॉस्किटो इज एक्चुअली द कैरियर। फीमेल कैरियर होता है, गुड, आपने सही रिप्लाई किया, लेकिन क्यों, वाई फीमेल? Anybody? फरहान? ये 82 नबील जो है ये तो क्लास में काफ़ी अच्छा होता था और अभी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता। कादिर अभी आए हो? हमीद बता सकते हो? सर ये सुना है कि फीमेल मॉस्किटो काज करती हैं, पता नहीं। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने वो उतनी ज़्यादा डिटेल की तरफ मैं नहीं जाता कि इसकी जो है जब ये मैच्योरेशन हो जाती है या इसका जो पूरा साइकिल है मलेरियल पैरासाइट का, उसके 2 होस्ट चाहिए। ये आप बहुत सारी डिटेल से ऑलरेडी पढ़े हैं एफएससी में, मैट्रिक में, तो उन डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल इसके 2 स्टेप्स होते हैं। कुछ स्टेजेस जो है दैट इज occur in the gut of the मस्किटो, और कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन की टिश्यूज में होते हैं। एक्चुअली ये फीमेल मस्किटो जो है इनके वजह से भी ये काज नहीं हो सकता था अगर वो एग्स नहीं देते थे। उनको अपनी उसके लिए अपनी एग की मैच्योरेशन के लिए उनको
मुख्तलिफ टाइप्स की प्रोटीन चाहिए होती है विच दे टेक फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, उसको ह्यूमन ब्लड से लेके आते हैं। मेरे ख्याल में प्लाज्मा या प्लेटलेट्स के साथ वो प्रोटीन्स अटैच होते हैं, उससे वो इसकी मैच्योरेशन के लिए वो ब्लड से लेते हैं, उसी वजह से सिर्फ फीमेल काटते हैं। जबकि मेल जो होते हैं वो सिर्फ शुगर पे, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए सिर्फ शुगर की ज़रूरत होती है, चूँकि वो अंडे वगैरह नहीं देते, तो इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल से स्प्रेड हुए हैं, मेल से स्प्रेड मेल मस्किटो इसको स्प्रेड नहीं कर सकता। बाय द वे ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वैसे ही आ गई तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। ये स्टेजेस आप लोगों ने डिटेल से पढ़े हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये 4 स्पीशीज प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से क्लास होती है। 5th स्पीशीज भी है लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट जो है इसके साथ और फिर उनमें से जो ज़्यादा रेजिस्टेंस और डिजीज़ वगैरह जो सबसे कॉमन है उसमें से प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और डेथ्स वगैरह के लिए ज़रूरी है। उनकी वजह से रेजिस्टेंस वगैरह ये सारे जो है ये प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम को ही होते हैं। अच्छा, इसकी जो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग को मज़ीद कंफ्यूज करेगी। मलेरिया की बहुत सारे ड्रग्स हैं, उसमें से कुछ जो है वो उसकी स्पोरोजाइट्स पे एक्शन करते हैं, क्लोट्स ब्लड शायोजाइट्स पे एक्शन करते हैं, कुछ जो है वो गेमेटोसाइड्स पे, गेमेटोसाइड्स उसको बोलते हैं कि वो गेमेट्स को किल कर देते हैं। टिश्यू शायोजाइट्स, शायजोनोसाइड्स या ब्लड शायजोनोसाइड्स, ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो एक्शन करते हैं, या गेमेट्स को किल करते हैं या ब्लड में जो है ये शायजोनोसाइड्स को किल कर देते हैं। मोस्टली जो अवेलेबल है दैट्स एक्शन ऑन द ब्लड शायजोनोसाइड्स, ब्लड्स पे शायजोनोसाइड्स पे एक्शन करते हैं। टिश्यू शायजोनोसाइड्स पे जो है वो बहुत कम है, और वो सिर्फ पाइवॉक्स वगैरह उसकी उस टाइप के लिए ज़रूरी है जो रेजिस्टेंस टाइप है, लेकिन ये ब्लड शायजोनोसाइड से सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन स्टिल देयर इज नॉट अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी इज अवेलेबल जो ब्लड शायजोनोसाइड्स और टिश्यू शायजोनोसाइड्स दोनों को किल कर सके। क्लोरोक्वीन जो है उसमें से मोस्ट कॉमन ड्रग जो है क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन ये आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी आपने सुने होंगे, दैट इज़ आल्सो एक्चुअली उसको जो देते थे है उसमें ये कोरोना वगैरह में उसकी वो एंटी प्रोटोजोअल एक्शन की वजह से देते हैं, एंटी प्रोटोजोअल एक्शन उसकी है। क्लोरोक्वीन हैज़ बीन अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बोथ ट्रीटमेंट ऑफ द कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मलेरिया और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। और इसकी जब बात करते हैं तो ये 4 अमीनोक्विनोलोन की सिंथेटिक डेरिवेटिव है या 4 अमीनोक्विनोलोन है, सिंथेटिक है। वैसे क्लोरोक्वीन जो है फर्स्ट टाइम इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द सिनोकोना प्लांट्स और फिर उसके डेरिवेटिव्स बन गए। क्लोरोक्वीन इज अ सिंथेटिक 4 अमीनोक्लोरोक्वीन formulated as phosphate salt for the oral use। ओके, ये orally यूज होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करते हैं, it is rapidly and almost completely absorbed from the gastrointestinal tract। ओके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 3 आवर्स में
चली जाती है, पहुंच जाती है, एंड इट इज रेडिली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल टिश्यू, और तमाम टिश्यू तक पहुंच जाती है। Chloroquine is principally excreted in the urine with initial half-life of 3 to 5 days, but much longer time for the elimination is 1 to 2 months. Okay. सर कोरोना के लिए भी यूज हो रही है। Yes, वो मैंने बता दिया, एंटी प्रोटोजोअल एक्शन की वजह से। सर जी सर जो ड्रग्स हैं उनका कोई हमारे पास डिजीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोरोना वायरस ही है, इसका एक स्पेसिफिक इसकी वैक्सीन वगैरह के लिए उन्होंने स्पेसिफिक इसका जो डीएनए जो स्ट्रक्चर था इसका पूरा वो इन्होंने मतलब स्टडी किया, म्यूटेशन वो जीन्स का जो पूरा सीक्वेंस था। सर ड्रग जो होती है हमारे पास कोई भी वो ट्रीटमेंट के लिए मतलब ये चीज़ देखी जाती है कि जो ड्रग्स हैं वो की डीएनए सीक्वेंस के ऊपर किसी भी डिजीज के ऊपर किस तरह इफेक्ट करती है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये हमने अभी जो पहले वो पढ़ी है टोपोइसोमेरेज इनहिबिटर में हमने क्या पढ़े थे? फ्लोरोक्विनोलोन्स याद है? वो सिफ्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, वो क्या है, वो डीएनए वगैरह पे एक्शन करते नहीं। लेकिन सारे ड्रग्स की जब हम बात करते हैं ना, तो सारे ड्रग्स के लिए ये जरूरी नहीं है। अभी इससे पहले हमने लुमिनल इंटेस्टिनल लुमिनल वो पढ़ लिए ना, इंटेस्टिनल लुमिनल एंटी एमीबियासिस कि जो इंटेस्टिनल लुमिनल पे एक्शन करते हैं, तो फिर उसके लिए डीएनए सीक्वेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोकली टॉक्सिक एक्शन के जरिए उस रिएक्टिव स्पीशीज टाइप चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए डीएनए की जरूरत नहीं। अगर कोई स्टडी कर रहे हैं, शायद कोई इफेक्ट हो डीएनए पे, फिर वो एब्जॉर्प्शन किस तरह करते हैं, किस तरह एब्जॉर्ब हो सकते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो ड्रग सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए देखते हैं, ऑफ कोर्स देखते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन का मैकेनिज्म जो है वो बेस ही इस तरह इस बुनियाद पे है कि वो डीएनए की कौन से पार्ट पे एक्शन करता है, इस तरह म्यूटेशन काज करता है, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो ये देखना पड़ता है। फ्लोरोक्विनोलोन का टोपोइसोमेरेज हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यार एंटीबायोटिक्स में और भी बहुत सारे पढ़े, ये तो अभी मुझे याद आ गया। जो हमने डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़े थे वो क्या थे? वो यही थे ना, डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, मलेरिया के बारे में ठीक है, ये हो गया। फिर क्लिनिकल फीचर्स वैसे आप लोगों को पता भी होगी इसके, ये मलेरिया के अटैक्स ऑफ चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगेली अकरिंग। स्प्लीनोमेगेली is not actually the sign but symptoms में है, occurring at interval with which depends on time required for the development of new generation of the parasites in the body. After recovery from the acute attack, disease has tendency to become chronic with occasional relapses. फिर ये क्लासिफिकेशन है अमीनोक्विनोलोन, साइट ऑफ एक्शन, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, मेकिंग इट सिंपल, क्योंकि अगर हम ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फिर आपसे एंटीबायोटिक वाली भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये बस आप एंटी मलेरियल ही के तौर पे पढ़ते हैं। They block enzymatic synthesis of the DNA, RNA in both mammalian and protozoal cells and form complex with DNA that prevents replication or transcription to the RNA. Selective toxicity for the malarial parasite depends on the chloroquine concentration mechanism in the parasitized cells. Okay, यहाँ पे इस तरह दिए गए हैं। और यहाँ पे जब हम आते हैं
While not completely understood, metabolites of the primaquine are believed to act as accident that are responsible for the schizonocidal